गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। और कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। ओके, तो फिर जल्दी से जाइए, हमेशा की तरह एक कॉपी कलम ले लीजिएगा, मोबाइल को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लीजिएगा और एक बोतल पानी। फिर आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तब तक मैं नए बच्चों को बता देता हूँ कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो CBSE से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो फिर प्लीज़ आपको भी सेशन को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना है। ओके, तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, जो कि फर्स्ट टर्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो आइए समझते हैं, अपने आसपास से ही ऑब्जर्व करते हैं। जब आपने कभी गौर से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको अपने आसपास दो तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखाई दिए होंगे। कुछ फिगर्स आपको ऐसे दिखाई दिए होंगे जो बिल्कुल शेप और साइज दोनों में एकदम सेम होते होंगे। अगर आप एक दूसरे के ऊपर उसको रखते हो तो वो एक दूसरे को कवर कर लेता होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे फिगर्स आपको दिखाई दिए होंगे जो कि शेप में तो बिल्कुल सेम है लेकिन साइज उनके डिफरेंट होते, अलग अलग होते। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन्हें समझते हैं कि आखिर इन्हें हम लोग किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसका हमारी ज्योमेट्री में क्या यूज़ है। और फिर देखिएगा आप कैसे धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों पर गौर करके समझकर अपने कंसेप्ट को बेहतर करेंगे और इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल ही होगा। ज्योमेट्री से जो बच्चे घबराते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ पूरे सेशन को देखिए, फिर देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे नहीं आता है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दिया करता हूँ, तो आप उसे विजिट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताएं। ओके गाइस, ओके बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वी कैन डिफरेंशिएट सच फिगर्स इन टू टाइप्स। ओके, द फर्स्ट इज कंग्रुएंट फिगर्स एंड द सेकंड इज सिमिलर फिगर्स। आइए समझते हैं सेपरेटली कि कंग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है और सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है। गाइस, तो पहले समझते हैं कि कंग्रुएंट फिगर्स यानी कि सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। ओके, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट फिगर्स। ऐसी आकृतियां जिसका आकार और माप दोनों बराबर हो या दोनों एक जैसे हो, उसे क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां। कोई कंफ्यूजन? आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए गाइस, ये अगर हम लोग इस दो ट्रायंगल में बात करते हैं, ट्रायंगल 1 ABC और ट्रायंगल सेकंड DEF में, तो हम लोग ने देखा पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि इनका शेप सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। दूसरा कंडीशन देखिए, इसका एक साइड क्या है, AB 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा BC 4 और ये 5। ओके, और यहाँ भी देखिए एक इसका साइड क्या है 3 सेंटीमीटर का, एक साइड 4 सेंटीमीटर का, दूसरा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। तो कंग्रुएंसी को हम लोग एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। समझिए, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ये सिंबल किस चीज़ का है, कंग्रुएंसी का। अगर दो फिगर को हम लोग कंग्रुएंट शो करना होता है तो हम लोग इस फिगर का यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, 10th क्लास में आपको कंग्रुएंसी का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ इसकी मदद से आप सिमिलरिटी को प्रूव करेंगे। तो इसलिए मैं सारे बच्चों से कहूँगा आप लोग एक बार प्लीज़ 9th क्लास में जो कंग्रुएंसी आप लोगों ने पढ़ा है उसे रिवाइज कर ले। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं उसे मेंशन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, सिमिलर फिगर्स पे। ओके गाइस, द नेक्स्ट इज सिमिलर फिगर्स, जिसे हम लोग हिंदी में समरूप आकृतियाँ कहते हैं। समरूप आकृति किसे कहते हैं, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, या तो वो ट्रायंगल हो सकता है, या वो सर्कल हो सकता है, या वो कोई भी शेप, यानी कि आपको स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। विच हैव सेम शेप, जो उसका शेप होगा यानी जो उसका आकार होगा वो सेम होगा, बट ऑफ डिफरेंट साइज, लेकिन उसका जो साइज होगा वो अलग होगा। इस तरह के फिगर क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। कोई कंफ्यूजन? और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस को समझ लिया आपने, एस को क्या किया है, लेटा दिया है। कोई कंफ्यूजन? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, जिसका साइज भी सेम और शेप भी सेम। क्लियर? सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं, जिसका शेप सिर्फ सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होता है। ओके गाइस, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी बातें, बोलते हैं ना कि गागर में सागर का काम करने वाली ये बूंदे, तो आप प्लीज ज्योमेट्री में ऐसे ही बच्चे परेशान होते हैं, तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उसे गौर से समझिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही आगे चल के आपके कंसेप्ट बनने वाले हैं और आपके ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बल्कि सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे ध्यान से समझना है। ओके, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कंग्रुएंट फिगर्स है वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। ओके, बट सिमिलर फिगर कभी भी आपको कंग्रुएंट फिगर नहीं होगा।
क्योंकि कंग्रुएंट फिगर्स के साथ क्या कंडीशन है, उसका शेप साइज के बराबर, शेप और साइज दोनों सेम होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन सिमिलर फिगर्स के साथ क्या होता है, शेप साइज के बिल्कुल बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सिमिलर फिगर्स को प्रोसीड करते हैं और अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, कोई भी दो लाइन सेगमेंट सिमिलर हो सकता है, शर्त क्या है कि उनका जो लेंथ हो अलग अलग हो, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ ए बी है और सी डी, ए बी का लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। वी कैन राइट हेयर कि लाइन सेगमेंट ए बी इज सिमिलर टू सी डी, कोई दिक्कत। इन द सेम वे दो स्क्वायर भी सिमिलर हो सकते हैं, या जितने भी स्क्वायर वो सिमिलर हो सकते हैं, उनके साथ कंडीशन क्या होगा कि उनका जो शेप तो सेम हो रहा है लेकिन साइज अलग अलग होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इन द सेम वे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर ए बी सी डी इज सिमिलर टू ई एफ जी एच। सिंबल्स का हमेशा ध्यान रखना है। इन द सेम वे ये सर्किल देखिए, इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो जितने भी सर्कल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कोई कन्फ्यूज़न? तो हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सर्कल और जितने भी इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स है या फिर ट्रायंगल्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी पॉलीगन्स है अगर वो सिमिलर होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। ओके गाइस, तो सिमिलर पॉलीगन्स के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है कि दो पॉलीगन्स आपस में सिमिलर होंगे अगर क्या, उनके साथ क्या कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो पॉलीगन्स है उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए, यानी कि अगर हम ट्रायंगल की बात करते हो तो ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे तभी तो सेम शेप होगा, क्लियर। रेक्टेंगल की बात करते हो तो रेक्टेंगल से कंपेयर करेंगे, क्वाड्रिलैटरल की बात करते हो तो क्वाड्रिलैटरल से कंपेयर करेंगे। इनके अलावे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन ये है कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर यूँ कहो कि एकदम सेम रेशियो में होना चाहिए। लेंथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, रेशियो सेम होगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो लेंथ को इक्वल करने लगते हैं। लेंथ इक्वल नहीं होगा, लेंथ का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ओके, देखिए टू पॉलीगन्स में क्या आ सकता है, ट्रायंगल भी आ सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल भी आ सकते हैं, यानी कि जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है ट्रायंगल के साथ वो सारे के सारे क्या है, पॉलीगन्स है। हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सिमिलर होना चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो साइड्स हैं आर इन द सेम रेशियो, एकदम सेम रेशियो में होना चाहिए। लेंथ बराबर नहीं होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, लेंथ इक्वल नहीं होगा, लेंथ सेम रेशियो में होगा। ओके ओके गाइस, यहां देखिए दो फिगर है ए बी सी और डी ई एफ, इन विच एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल डी। देखिए इंडिकेशन क्या है, यहाँ भी सिंगल है यहाँ भी सिंगल, इससे ये पता चल रहा है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। इससे ये पता चलता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल है। तो पहला कंडीशन तो हम लोगों ने फुलफिल किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे ना वो उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी बाई डी ई का जो रेशियो होगा वो बी सी बाई ई एफ के बराबर होगा, या फिर ए सी बाई डी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी दो पॉलीगन्स को अगर सिमिलर करना है तो सबसे पहले हम लोग किस पे कंपेयर करेंगे कि उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है कि नहीं। ओके अगर वो इक्वल हो जाता है तो फिर हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके इसी दो पॉइंट पे पूरा का पूरा जो ट्रायंगल चैप्टर है स्पेशली 6.1 6.2 इसी पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो आइए फिर हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और इस कंसेप्ट का हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़ना है। उसके लिए आप लोग प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइजेस को समझते हैं। गाइज एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, ठीक है। आप जब उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गाइज एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब
जब भी आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को जरूर अपने साथ रखें। अगर मैथ की पढ़ाई होती है तो मैथ रखें, साइंस की पढ़ाई होती है तो साइंस रखें, बिल्कुल रखना है, ठीक है। 3 स्टेप स्टडी प्लान को कभी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। हमेशा क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िएगा ताकि आप समझ सके कि हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हम अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशंस क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सिमिलर, एंड द सेकंड कंडीशन इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो। आइए हम लोग कंपेयर करते देखते हैं क्या ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एंगल पी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ए। और एंगल ए देखने से क्या लग रहा है, ये एक क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है। तो इसका एंगल पी कंसीडर, आपको पता चल रहा है कि एंगल पी कितने डिग्री का है, ये तो साफ क्लियर है कि ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर नहीं है, ओके। इन द सेम वे एंगल क्यू भी बराबर नहीं होगा एंगल बी के, और एंगल आर भी बराबर नहीं है एंगल सी के, और एंगल एस भी बराबर नहीं है एंगल डी के। तो इन्होंने पहला अपना कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कभी भी सिमिलर फिगर्स नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप फर्स्ट ही में लिख सकते हैं कि एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल हेंस दे आर नॉट सिमिलर। लेकिन अगर आपको ये भी पता करना है कि क्या ये रेशियो सेम है, आप रेशियो की बात करते हो तो आप रेशियो निकालेंगे PS अपॉन DA, ओके। PS की वैल्यू क्या है 1.5 और DA की वैल्यू क्या है 3। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1/2। रेशियो सबका क्या आ रहा है, देखिए ये भी 1.5 है, ये 3, ये भी 1.2, तो रेशियो 1/2 आएगा। रेशियो तो सेम है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर नहीं होंगे, सिंपल। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 भी खत्म कर लिया। आइए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और कुछ अदर कंसेप्ट को समझते हैं। ओके गाइस, तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक और टर्म को समझते हैं कि व्हाट इज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है, इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दे बोथ आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्लियर? वी कैन डिफाइन कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ओके गाइस, इन्हीं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स पे स्टडी करके थेल्स नाम के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ने कुछ लॉज दिए, कुछ थ्योरीज दिए, जिसे आगे हम लोग को पढ़ना है, और उन थ्योरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ओके, थेल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या कंडीशंस है। ओके, कि अगर 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सिमिलर पॉलीगन्स के लिए क्या कंडीशन है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन ही है, तो इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं बदलेगा, सेम कंडीशन होगा कि हम कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में हो। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है, या फिर जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। इसे बहुत अच्छे समझना है। ओके गाइस, तो थ्योरम 6.1 जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन शॉर्ट BPT भी कहते हैं। आइए पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही पूछा जा सकता है कि BPT क्या है या थेल्स थ्योरम क्या है। ओके, ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसकी बात हो रही है? ट्रायंगल की बात हो रही है। क्लियर? टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। क्लियर? ये बात समझ में आया? आइए इसको हम फिगर समझते हैं। ज्योमेट्री में हमेशा पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग टू फिगर भी ड्रॉ करना है। ज्योमेट्री से घबराना नहीं है, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे ज्योमेट्री पोर्शन से, खास के आपके थेल्स थ्योरम से रिलेटेड। ओके, आइए देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात हो तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका नाम क्या रखते हैं, AB और C। ओके, उसका क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने एक लाइन भी ड्रॉ, इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना।
जो कि पैरेलल होगा किसी भी वन साइड के, तो हमने क्या किया, BC के पैरेलल किया और इसका नाम क्या रख लिया हम लोगों ने, DE। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है बच्चों, और ये क्या है, पैरेलल है इसके। आप पैरेलल को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं और कभी कभी ऐसे भी रहता है, तो दोनों सही है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉन किया है, ये अदर टू साइड्स यानी AB और AC को क्या कर रहा है, दो अदर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कर रहा है ना, AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर। आगे पढ़ते हैं, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, यही थेल्स थ्योरम का थीम है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉन करते हैं जो कि पैरेलल होता है किसी भी वन साइड के, ठीक है, और ये जो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, वो पॉइंट अदर टू साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। ये पॉइंट यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। देखिए, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमें प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम या BPT। जब भी आपको प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो ये 5 नंबर का या 4 नंबर का या 6 नंबर का ही पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, क्योंकि आप जब प्रूफ करना सीख जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उसे सॉल्व कर लेंगे। थेल्स थ्योरम की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉन करते हैं जो कि पैरेलल होगा, जब वो पैरेलल होगा तब ये लाइन क्या कर रहा है, अदर टू साइड्स को इक्वली डिवाइड करेगा, जब पैरेलल होगा तो। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ज्योमेट्री में थ्योरम को प्रूव करने को कहता है क्वेश्चन, तो कुछ इसके स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हम लोग इंट्रोडक्शन या गिवन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या होता है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और फिर अगर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे या फिर उसे प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस स्टेप को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताया, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो बातें दी हुई है यानी कि जो इंट्रोडक्शन है उसे हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गिवन में, देखिए फिगर देख के हमें सीखना है। ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC, ओके, DE इज पैरेलल टू BC, है ना, एंड DE इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D, एंड AC एट पॉइंट E। क्लियर है ना, जो बातें अभी हम लोगों ने फिगर में ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने इसे यहाँ लिख दिया। क्या लिखा जा सकता है, क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि अगर ये कंडीशन होती है तो वो जो पॉइंट है D और E अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AE अपॉन EC के, होगा ना बच्चों। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। अभी क्या बताया कि ज्योमेट्री में आपको कुछ प्रूफ करने के लिए कभी कभी आपको अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें AD बाई DB चाहिए और AE बाई EC चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले CD को हम लोग मिला देते हैं, और हमेशा जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों तो वो ब्रोकन लाइन से। ओके गाइस, देखो हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया, CD और BE को ज्वाइन कर दिया है, और DM परपेंडिकुलर ड्रॉन किया किसके ऊपर, AC के ऊपर, और EN परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है AB के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ज्वाइन CD एंड B, ज्वाइन किया ना हम लोगों ने, एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया है, DM
परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। और हाँ बच्चों, प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना है, ठीक है बच्चों। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताना है। तो बच्चों, प्रूफ करने, ज्योमेट्री में प्रूफ करने के टाइम हमेशा हम लोग का फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है, यानी या फिर यूँ कहो कि हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, AD/DB और AE/AC। तो आइए देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, AD/DB। तो जब हम लोग इस फिगर को गौर से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ADE में आपको AD मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE हमें क्या चाहिए, AD चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए AD किस चीज़ का काम कर रहा है, AD आपके बेस का काम कर रहा है। यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना बच्चों। तो AD किस चीज़ का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। और EN देखिए हाइट का काम कर रहा है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, ट्रायंगल निकालेंगे तो देखिए हमें बेस इंटू हाइट मिलेगा ना। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD, और हाइट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हाइट की जगह पे क्या है, EN, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, यानी कि हमें ऊपर वाला पोर्शन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, DB चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, DB और E, ट्रायंगल DBE में आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए ये किस चीज़ का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, और इसका हाइट का काम कर रहा है, और इसके लिए हाइट का काम क्या कर रहा है, ये। क्योंकि जब BD को आप आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये एक ही लाइन है ना बच्चों, तो इसके लिए भी हाइट का काम कौन करेगा, EN। तो जब हम लोग ट्रायंगल BDE का भी एरिया निकालते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू, यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 1/2 इंटू बेस की जगह पे क्या हो जाएगा, DB, और हाइट की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, EN होगा ना। इसे हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। देखो बच्चों, AD दिखाई दे रहा है, DB दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो देखो AD/DB का भी रेशियो मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1/2 हमें क्या मिलेगा, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 देखिए यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये कट हो जाएगा और EN कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन DB, और इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, इक्वेशन A, कैपिटल A। ओके, पार्ट को हासिल कर लिया। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम लोग ने हासिल कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, इस पे फोकस करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस बार हमें क्या चाहिए, AE चाहिए। तो अगर हम लोग दोबारा ट्रायंगल ADE पर ही डिस्कस करते हैं और इस बार बेस किसको बना लेते हैं, AE को, और हाइट किसको बना लेते हैं, DM को, तो हमें ये नहीं मिल जाएगा AE। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, AE इंटू हाइट। क्लियर, हाइट की जगह पे क्या हम लोग लेंगे इस बार, DM। कोई प्रॉब्लम, इसे हम लोग इक्वेशन 3 बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग किस पे डिस्कस करें, ट्रायंगल DEC में, ट्रायंगल DEC में जैसे हम लोगों ने इसमें क्या लिया था, BDBE, उसी तरह से यहाँ क्या लेंगे,
DEC। यहाँ देखिए EC जो है, EC किस चीज़ का काम करेगा, बेस का काम करेगा, और इसके लिए हाइट का काम कौन कर रहा है, DM। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू 1/2, बेस की जगह पे क्या ले लेंगे बच्चों, EC, और हाइट की जगह पे क्या लेंगे, DM। इसे हम लोग इक्वेशन 4 बना लेते हैं। और ठीक उसी तरह से जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे AE है, यहाँ EC है, हमें AE/EC मिल जाएगा। ओके, दैट फ्रॉम इक्वेशन 3/4 वी गेट। ओके गाइस, तो यहाँ देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। उसके बाद इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। और देखिए ये क्या है, ये सेम है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा बच्चों, या हम लोग लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन EC। और हम लोगों ने इस तरह से दूसरा वाला पार्ट भी फाइंड कर लिया। देखिए AE अपॉन EC आ गया ना, इसे हम लोग इक्वेशन B बना लेते हैं। ओके, आप एक एक स्टेप को समझिए जैसे मैं बता रहा हूं लाइन बाय लाइन, उसके बाद आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या था, AD अपॉन DB। और यहाँ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू AE/EC। यानी कि हमें तो यही वाला पार्ट चाहिए, और यहाँ इस पार्ट में ये देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ CDE है और वहाँ क्या था, BDE था। ओके, तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE एक दूसरे के बराबर है या इक्वल है, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। जब LHS आपका इक्वल हो जाए तो RHS खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं, हम लोग ऐसा कोई थ्योरी यूज करते हैं, देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स के बीच क्या रिलेशन है, कहीं ये दोनों के एरियाज आपस में इक्वल तो नहीं है। इक्वल हो जाए तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, अब इस कंसेप्ट को समझिए एकदम ध्यान से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, DE, और यहाँ के नीचे क्या लिखा है, BC, और ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। ओके, और हम लोगों ने क्या किया था, इसको यहाँ से इससे ज्वाइन किया था, इसे यहाँ से ज्वाइन किया था, और इस तरह से दो ट्रायंगल्स बन रहे थे। ठीक है, तो एक रूल है कि अगर दो ट्रायंगल, ठीक है, एक ही यानी कि सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई करते हो, ठीक है, दो ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच लाई करते हो और उनका जो बेस हो ना, वो बेस सेम हो, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ओके गाइज, अभी क्या सीखा हम लोगों ने कि as triangle DBE और triangle CDE lies between the same parallel line DE parallel BC and same base and between same base। आपका बेस क्या है, DE है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब इसका यूज हम लोग इक्वेशन A और B दोनों में किसी में से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नाउ, अभी हम लोगों ने क्या सीखा इक्वेशन A और B से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू AD/DB। इन द सेम वे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू AE/EC। तो क्या हम लोग DBE की जगह पे CDE नहीं लिख सकते, या CDE की जगह पे आपको DBE नहीं लिख सकते हैं? दोनों इक्वल हो गया है ना, तो जब ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेंस AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, और यही हमें प्रूफ करना था, और इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। यहां पे आप CDE की जगह पे आप DBE भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहां सीखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE या DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओके गाइज, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर किसी ट्रायंगल में DE पैरेलल है BC के, तो अदर टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ओके, आइए सपोज करो कि अगर हम लोग दोनों साइड एक ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोनों साइड क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1। क्लियर?
तो देखिए 1 ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, AD प्लस DB बाई DB। यहाँ हम लोगों ने DB का LCM ले लिया तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा ना। ओके, उसके बाद AE प्लस EC अपॉन EC। अब देखिए AD और DB, AD प्लस DB, इनको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह हम लोग AB लिख सकते हैं, AB बाई DB। इन द सेम वे AE प्लस EC इक्वल्स टू AC बाई EC। तो ये भी एक रिजल्ट हमें क्या मिला कि अगर किसी ट्रायंगल, इफ इन अ ट्रायंगल ओके DE पैरेलल है BC के, तो AB यानी कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला यानी AB बाई DB का रेशियो बराबर होगा AE बाई EC के। ओके, मैं इसे इस तरह से याद करता हूं कि बड़ा वाला छोटा वाला का रेशियो बड़े वाले छोटे वाले के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, आइए अब दूसरे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए आपको AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC है। क्या हम लोग इसे उलट कर यानी कि DB बाई AD इक्वल्स टू EC बाई AE भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका रेशियो जब सेम है तो आप इसका भी रेशियो फाइंड करेंगे तो ये भी सेम होगा। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना है, जब हमने इसे उलट दिया है यानी कि DB को ऊपर किया है तो इन द सेम वे EC भी ऊपर ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस कि हम लोग इसमें पहले ही 1 ऐड कर देते हैं। गाइस इस बार हम लोगों ने पहले ही 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ देखिए LCM लेंगे तो AD प्लस प्लस EC इक्वल टू AE, और ये देखिए AD और DB मिलकर क्या बना देते हैं, AB, और ये क्या होगा नीचे AD, और ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AC। तो इस तरह से हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से एक और रिजल्ट फाइंड किया, क्या, AB अपॉन AD यानी कि AB अपॉन AD यानी कि ये बड़ा वाला फिर ऊपर वाला, तो सेम रेशियो क्या हो जाएगा AC अपॉन AE। यहाँ देखिए AC अपॉन AE। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 और रिजल्ट फाइंड किए हैं विद द हेल्प ऑफ BPT और थेल्स थ्योरम। ओके, आइए ये तो हुआ हमारा मेन रिजल्ट। उसके बाद हम क्या बताए हैं कि देखिए बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला इक्वल्स टू, उधर से भी बड़ा वाला लेंगे और इधर से भी छोटा वाला लेंगे। देखिए AB और नीचे वाला बाई DB का रेशियो AC बाई EC यानी कि नीचे वाले का रेशियो सेम होगा। ये एक रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है, पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं ऊपर से, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये भी एक रिजल्ट है। एक बात आप लोगों को नोटिस करनी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है कि कोई लाइन ड्रॉन है जो कि पैरेलल है, तो खट से आपको समझ जाना है कि ये थेल्स थ्योरम की बात हो रही है। ओके, तो जब थेल्स थ्योरम की बात हो रही है तो अदर 2 साइड्स क्या होंगे, इक्वली डिवाइडेड होंगे। ओके, आइए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो आइए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं जो कि आपके थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, यहाँ देखिए इन फिगर 6.17, ये फिगर 6.17 है का पार्ट 1 है एंड सेकेंड DE पैरेलल BC है। पहले ही आपको क्या दे दिया, DE पैरेलल BC, तो मैं क्या फाइंड EC, तो हमें EC फाइंड करना है पिक्चर 1 में, ये फिगर 1 है। ओके, देखिए बच्चों इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल है BC के, और ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से क्या सीखा है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल होता है तो ये जो 2 पॉइंट है अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता है। इनका जो रेशियो है आपस में बराबर होता है। ठीक है बच्चों, मैं यहां बना रहा हूं, बस हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट EC ही रहने देते। ओके, यहां इसका जब हम लोग पॉइंट हटाते हो तो यहाँ 10 हो जाएगा। और देखिए इसी पोर्शन पे आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, 5 से काटते हो तो 5 से 15, 5 दूना 10, और यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ में क्या मिलेगा 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। ओके, और इस तरह से EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। और हम लोगों ने EC के वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब तो MCQs आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं टर्म 1 में, तो एकदम श्योर है कि थेल्स थ्योरम से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा देखने को मिलेंगे, MCQ ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको ये इस तरह से एक फिगर बना होगा और कुछ आपको
वैल्यूज दी होंगी और किसी का वैल्यू गायब होगा तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो बच्चों, इसे ध्यान से सुनना, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसे आप सिर्फ देख कर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके MCQs में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाले। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि AD/DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ये वैल्यू क्या दी 1.5, इसकी वैल्यू क्या दी है 3, इसका वैल्यू क्या है 1, और ये हमें नहीं पता है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना आ रहा है, यानी कि 1/2। ओके, यानी कि इसका जो रेशियो आया आपको क्या है 1/2, इसका भी तो रेशियो 1/2 होना चाहिए। यहां 1 है तो यहां ऐसे क्या वैल्यू पुट करके हमें 1/2 मिल जाता है, सिंपल सा 2। और इस तरह से हम लोग इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ओके गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये क्या कहता है, सेम बात है, DE पैरेलल BC और वैल्यूज दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है AD। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, जो कुछ गिवन था हम लोगों ने उससे लिख लिया। उसके बाद हम लोग चूंकि जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब एक लाइन पैरेलल होता है अदर साइड्स के तो हम लोग थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। AD तो हमें नहीं पता है तो उसको हूबहू रहने देते हैं। AD DB की जगह पे क्या लिखेंगे 7.2 और इसकी और A गाइस मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। जब इससे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5.4 AD इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। ओके, in this way AD equals to 1.8 into 7.2 upon 5.4। यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ भी एक पॉइंट यहाँ, तो दोनों हट जाएगा और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये कटेगा। ओके, और यहाँ वाला पॉइंट हटाने के बाद नीचे हम लोग 10 लिख सकते हैं और इसे 3 से डिवाइड करने पे क्या होगा 24/10 सेंटीमीटर, इसलिए AD equals to 2.4 centimeter and in this way we find the value of AD, that means this is 2.4 centimeter। ओके, बात समझ में आई किस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन दिया हुआ है जो कि थर्ड के पैरेलल हो। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया। अब देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है या MCQs के फॉर्म में पूछता है तो देखो बच्चों इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था कि इनके जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, यहां देखिए इसका रेशियो आप देखें तो क्या हो रहा है, 18 है, ये 54 है, तो ये 3 टाइम्स है इसका, 18 3 से 54। तो यहां भी जो वैल्यूज आना चाहिए वो इसका 3 टाइम्स होना चाहिए। तो इसमें हम लोग 1/3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2.4 एंड दिस वे 2.4 इज द आंसर। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए मैंने सिखाया। ठीक है, तो आप लोग भी हर तरह से क्वेश्चन को सोचें ताकि आपके अंदर स्पीड तो आएगा, एक्यूरेसी भी साथ साथ आएगी और इसके लिए आपको एक्टिव लर्नर से जुड़े रहना है, जो बातें बताई जाती है उसे फॉलो करना है। ओके, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का अदर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। ओके गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्या कहता है कि इन फिगर 6.18, ये आपका फिगर 6.18, इफ LM पैरेलल टू CB, आपको कहाँ है LM ये है, LM दिया हुआ है क्या, LM जो है ये इसके पैरेलल है CB के। ओके, एंड LN इज पैरेलल टू CD और ये जो है इसके पैरेलल है। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो पूछ रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि AM, वेयर इज AM बाई AB इज इक्वल्स टू AN बाई AD, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आइए समझते हैं। देखो बच्चों, ये नहीं समझ पाते कि हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉन है जो कि किसी भी साइड के पैरेलल है तो हम लोग खट से कहां पहुंचेंगे, थेल्स थ्योरम पे। ओके, आप ध्यान दीजिए, जब हम ट्रायंगल A, B और C पे डिस्कस करते हैं, ये आपका ये ट्रायंगल है A, B, C पे डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक लाइन है LM जो कि CB के पैरेलल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आपको थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए एक और छोटी सी बात यहाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट कीजिए, AM, वेयर इज AM बाई AP, यानी कि ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाला है। तो हम लोग भी यहाँ किसको कंसीडर करेंगे, पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को। ठीक है, आइए सेपरेट समझते हैं। लिखेंगे
इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, है ना। तो इसलिए बाय थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो हमेशा याद रखना कि क्या हमें चाहिए, तो हमें चाहिए ए मतलब छोटा वाला, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू, जब ऊपर हमने छोटा वाला लिया तो इस ट्रायंगल में ये ए, इस लाइन में देखो ए सी में ये छोटा है ए एल, और फिर ये बड़ा वाला लेंगे ए एल अपॉन ए सी, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है क्लू हमें कि एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल ए डी और सी, इसको ढक देंगे, समझेंगे ये है ही नहीं, तो ट्रायंगल ए डी सी में हम लोग देख रहे हैं, चूंकि ये इसके पैरेलल है तो यहां भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे और देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, ये समझ में आया, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, चूंकि एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बाई थेल्स थ्योरम, यहां क्या है ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी यानी कि ऊपर वाला और फिर ये बड़ा वाला, तो यहां भी हम लोग क्या लेंगे ए एल अपॉन ए सी, और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपेयर करते हैं तो देखिए आपका ये वाला साइड इक्वल है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, और हमें यही तो प्रूव करना था, और यहां हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। तो इसीलिए जब आपके कंसेप्ट बेहतर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट जरूर करें आपको क्लास कैसा लगता है, लाइक करें, और हाँ जीतो और मेहनत कीजिए, मेहनत से कभी नहीं घबराना है। आप लोग क्या करेंगे, इसे एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, जहां कहीं प्रॉब्लम है तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को लाइन बाय लाइन सुनेंगे, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप बताइए, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दुगनी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, जीतो और मेहनत कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।